अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि सदर ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ने 2 हफ्ते कबल गजा में इमदाद के लिए $6 करोड़ फराहम किए। हमास ने कैदी रिहा न किए तो इसराइल को फैसला करना होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि गजा के लिए इमदाद फराहमी पर किसी ने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। अमेरिका फ़लस्तीनी अवाम के लिए मज़ीद इमदाद फराहम करेगा। ज़्यादातर इसराइली कैदी पहले ही रिहा हो चुके हैं। हमास को बाकी कैदी हर सूरत रिहा करने होंगे और अगर हमास कैदी रिहा नहीं करती तो इसराइली को फैसला करना होगा कि इसे क्या करना है। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म से गजा और ईरान की सूरत हाल पर बात होगी। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया, यूरेनियम आफसूदगी की इजाज़त नहीं देंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ टैरिफ मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसराइली बर्बरियत के बायस गजा में कहत की सूरत हाल के खिलाफ सैकड़ों शहरी सड़कों पर निकल आए। लेबनान की दारकूमत बैरूत में शहरियों की बड़ी तादाद मिस्र के सफारतखाने के बाहर जमा हुई है और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी मिस्री सफारतखानों के सामने एहतजाज किया गया, जहाँ मुजाहिरीन की जानिब से गजा और मिस्र की सरहद रफा क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा किया गया। फिनलैंड ने दारकूमत हेलेंस्की में मिस्री सफारतखाने के दाखिली रास्ते पर एहतजाजन सुर्ख रंग का स्प्रे किया गया। नीदरलैंड के शहर दी हेग और जर्मनी के शहर हेम्बर्ग में भी मुजाहरे किए गए और डेनमार्क की दारकूमत कोपेनहेगन में एहतजाज पर मिस्री सफारतखाने ने दरवाजे बंद कर दिए। फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन गजा के लिए रफा बॉर्डर खोलने का मुतालबा कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि हमसे पहले जो हुकूमत थी इसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया था। पीटीआई हुकूमत मज़ीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। हमने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को दफन कर दिया। आज माशत मजबूत हो रही है। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब में कहा कि मार्को रूबियो से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है। इन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनाजुर में न देखा जाए और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, कोई गलत फहमी में ना रहे। जो बाइडन को आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हमने खत लिखा था। पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में ईरान, इराक और शाम जाने वाले शहरियों के लापता होने और बलूचिस्तान में ज़ायरीन की शहादतों के मसले का हल निकाल दिया। बज़रिया सड़क और इंफरादी सफ़र पर पाबंदी आयद, ख़ुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन का ऐलान। टूर ऑपरेटर्स ज़ायरीन के वापसी के ज़िम्मेदार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अरबईन के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाज़ों के इंतज़ाम की हिदायत कर दी है। अरबईन के पर बसरिया सड़क ईरान इराक सफर करने पर पाबंदी आयद। PIA ने ज़ियारत अरबईन के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अरबईन के मौके पर ज़ायरीन को बसरिया सड़क ईरान इराक सफर करने की इजाजत नहीं होगी। ज़ायरीन फ़ज़ाई सफर के जरिए इराक और ईरान जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज्यादा से ज्यादा परवासों का इंतजाम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत कर दी। पाकिस्तान से नजफ के लिए परवासें 8 से 11 अगस्त, जबकि नजफ से पाकिस्तान वापसी की परवासें 18 से 23 अगस्त तक चलेंगी। दो तरफा किराया $675 फी कस होगा। ईरान, इराक और शाम जाने वाले 40,000 पाकिस्तानी शहरियों के लापता होने के बाद तीनों ममालिक जाने वाले ज़ायरीन की डिजिटल निगरानी का भी फैसला किया गया। टूर ऑपरेटर साथ ले जाने वाले ज़ायरीन को वापस लाने के जिम्मेदार होंगे। सरकारी हुकाम के लिए वीज़ा से इस्तिस्ना के माहदे पर दस्तखत कर दिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के मुताबिक 24 जून को इनके दौरा मुत्तहदा अरब अमारात के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात में दोनों ममालिक में सिफारती पासपोर्ट के हामिल शहरियों को वीज़ा से इस्तिस्ना देने पर इत्तफ़ाक़ और मफ़ाहमत की याददाश्त दस्तखत हुए। समझौते पर दस्तखत के बाद 30 दिन गुजरने के बाद अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात के तमाम एयरपोर्ट्स इंतजामिया को इस हवाले से ज़रूरी इक़दाम के हवाले से जारी कर दी गई हैं। अब बाहमी दौरों के लिए दोनों ममालिक के सफारती पासपोर्ट के हामिल हुकाम को वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। चीनी के वसूल के लिए शहरी मारे फिरने पर मजबूर हो गए। वफाकी दारकूमत की मार्केटों से भी चीनी गायब होने लगी। चीनी कहाँ और किस कीमत पर मिल रही है, ये सवाल कई लोगों की जुबान पर है। इस सवाल से देखते हैं साबाद से ये रिपोर्ट। चीनी का बहरान एक बार फिर सर उठाने लगा। वफाकी दारकूमत की मार्केट से चीनी गायब होने लगी। सस्ते बाजार में भी ज्यादातर दुकानों से चीनी नहीं मिल रही। शहरी कहते हैं आम मार्केट्स में एक तो चीनी मिल नहीं रही और अगर मिल भी जाए तो मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। रूल्स रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। हैरत की बात यह है कि इतनी शुगर मिल होने के बावजूद भी जो चीनी है वो पब्लिक की पहुंच से दूर है, तो फिर क्या फ़ायदा रेट रखने का। तो गवर्नमेंट को चाहिए कम अज़ कम
अपने रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंटेशन करे। शहरी कहते हैं सस्ते बाजार में फिर भी कहीं न कहीं चीनी मिल जाती है, लेकिन आम मार्केट्स में चीनी ढूंढना बहुत मुश्किल है। चीनी का परेशानी बनी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइस कंट्रोल एक्ट के मुताबिक उन पर कार्रवाई करे, और जहाँ जहाँ पे ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है चीनी का, चीनी तो पाकिस्तान के अंदर है लेकिन वो दुकानदार उसको छुपा लेते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मसले के हल के लिए खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि चीनी मार्केट में दस्तयाब भी हो और कीमत भी मुनासिब हो। चीनी की कीमत 200 रुपये से भी तजावुज़ कर गई है। आम मार्केट में चीनी 210 रुपये फ़रोख्त होने लगी, जिससे शहरी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। शहरी ने हुकूमत से चीनी की कीमत कम करने का मुतालबा किया है। ये बात यही है कि चीनी जो महंगाई इन्होंने करी है, इनको तो करनी नहीं चाहिए, गरीब का ख्याल करें। चीनी भाईजान बताते हैं 165 रुपए किलो है, गवर्नमेंट देती है, मैं दुकानदार 200 रुपए किलो है। चीनी बाजार में महंगी मिल रही है, जो गवर्नमेंट का रेट है उससे ज़्यादा महंगी मिल रही है। हुकूमत से यही कहेंगे कि लोगों का ख्याल करें और चीज़ों का कंट्रोल करें। जी भाई, चीनी देख रहे हैं अब आप मार्केट से मिल भी नहीं रही। चीनी कहीं से जहाँ से मिलती है तो वो अपनी मर्जी से रेट मांगते हैं। पहले तो हमें मिल नहीं रही, मिल रही है तो महंगे दामों में मिल रही है। रेट 5 रुपये बढ़ाते हैं तो गाहक हमसे लड़ता है। चीनी सर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, मिल ही नहीं रही है। लोगों ने स्टॉक कर ली है, शार्ट हुई पड़ी है बिल्कुल। अगर मिल भी रही है तो 190 200 इस तरह। 190 से 200 रुपये में मिल रही है और बहुत महंगी चीनी है। बड़े तंग हुए पड़े हैं, परेशान हुए पड़े हैं। वेलकम बैक। कमिश्नर कराची ने चीनी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। रिटेल मार्केट में चीनी 173 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि शुगर माफिया के मुँह जोर कार्टल्स को लगाम डालना होगी। हर हुकूमत में शुगर माफिया कीमतें और बहरान बढ़ाकर कंट्रोल हासिल करता है। शुगर मिल मालकान और मिडल मैन का धुन काश्तकारों का खून चूस कर भरता है। कमिश्नर का दफ्तर मजबूत करें और इख्तियारात वाले ब्यूरोक्रेट तैनात किए जाएँ। मुसाबकती कमीशन का कानून इसकी असल रूह के साथ नाफिज किया जाए। चीनी की कीमतें कम करनी हैं तो ब्लैक मेलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन नागुज़िर है। साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज़ की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहा कि चीनी बहरान पर ECC कमेटी के सरबराह मुसद्दिक मलिक को अचानक हटा दिया गया। चीनी स्कैंडल में इंक्वायरी का फुकदान, जिम्मेदारी किस पर? अवाम सवाल पूछते हैं। चीनी बहरान पर हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद और बहरान में इजाफा हुआ। चीनी स्कैंडल पर शफाफ एहतसाब के बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। अवामी सतह पर चीनी बहरान पर हुकूमती नाअहली के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब को उस ECC की बनाई हुई कमेटी का हेड बना दिया गया कि आपका क्या TOR है कि कीमत चीनी की नहीं बढ़नी चाहिए, उस वक्त तक आप एक्सपोर्ट्स अलाउ कर सकते हैं। तो इन्होंने किए एक्सपोर्ट्स अलाउ। उसके बाद स्टॉक्स जब देखे तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं गारंटी कर सकता, मैं नहीं अलाउ करता। उनको उठा दिया गया। क्यों वो इजाजत दी? फिर इसकी क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे ये? जब इनको पता था कि इनका अपना लगाया हुआ मिनिस्टर बता रहा है इनको कि ये काम गड़बड़ हो रहा है, ये मत करें, ये मैं नहीं इजाजत दूंगा, तो उसको बरतरफ करके तो फिर कौन जिम्मेदार है जब आखिरकार वही कुछ हुआ? यही जिम्मेदार है ना। तो क्यों नहीं इंक्वायरी ऑर्डर करते? पता करें ना, क्यों आवाम सफर करे इस बात से। महकमा लाइफ स्टॉक पेशावर की 80 गाड़ियाँ गायब होने का इंकशाफ। सरकारी गाड़ियाँ मुख्तलिफ मनसूबों के लिए खरीदी गई थीं। ऑडिट रिपोर्ट ने महकमे की शफाफियत पर भी सवालात उठा दिए। दस्तावेज़ के मुताबिक गाड़ियों के गायब होने का इंकशाफ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट 2023 और 24 में सामने आया। दस्तावेज़ात के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट ने महकमे की शफाफियत पर भी सवालात उठा दिए। ऑडिट रिपोर्ट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। साल 2007 से 2021 तक लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट्स के लिए 200 से ज़ायद गाड़ियाँ खरीदी गई थीं। ऑडिट रिपोर्ट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन में धरना 7वें रोज़ में दाखिल हो गया। जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि मुलाजमीन अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ से जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान से मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि मुज़ाकरात का फाइनल दौर सोमवार को होने का इम्कान है, जिसमें मुलाजमीन के लिए वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम को फाइनल किया जाएगा और जब तक हुकूमत हमारे कानूनी मुतालबात तस्लीम नहीं करती हमारा धरना जारी रहेगा। सैयद आरिफ शाह के मुताबिक कल मज़ीद मुलाजमीन धरने में शामिल होंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हम आगे पार्लियामेंट हाउस तक जाएंगे। हम तमाम मुलाजमीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के इंतहाई मशकूर हैं। आप सब ने हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाने में बहुत मदद की।
کوئٹہ میں دوہرے قتل کیس مقتولہ بانو بی بی ان کے شوہر کا شناختی کارڈ جبکہ بچوں کا بے فام منظرعام پر آ گیا ہے۔ شناختی کارڈ میں مقتولہ بی بی بانو کی تاریخ پیدائش 1 جولائی 1985 درج ہے۔ مقتولہ کی زوجیت محمد نور درج ہے۔ شناختی کارڈ کے مطابق مقتولہ کے شوہر کی عمر 38 سال ہے۔ بے فام میں مقتولہ کے 5 بچوں کے نام درج ہیں۔ بے فام کے مطابق مقتولہ کے بڑے بیٹے کا نام نور احمد عمر 15 سال، دوسرا بیٹا باسط خان عمر 14 سال، تیسری بیٹی بی بی فاطمہ کی عمر 10 سال ہے۔ مقتولہ کی چھوٹی بیٹی بی بی صادقہ کی عمر 7 سال اور سب سے چھوٹے بیٹے ذاکر احمد کی عمر 6 سال ہے۔ قصور کے نواحی علاقے کوٹ رتن میں 16 سالہ بیٹے کا خون سفید ہو گیا۔ شادی نہ کروانے کے رنجش پر بیٹے نے کلہاڑی کے وار سے باپ کو قتل کر دیا اور ماں کو زخمی کر دیا۔ نیو کراچی پاور ہاؤس چورنگی کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مقتول اپنے بھائی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے دونوں بھائیوں کو روک کر تلاشی لی۔ اسی دوران مقتول نے بھاگنے کی کوشش کی۔ ملزمان نے تعاقب کر کے مقتول کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ اسلام آباد میں ترنول کے علاقے میں گدھے کا گوشت ملنے پر غیر ملکی شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق گدھے کے گوشت کی سپلائی میں ملوث مقامی افراد کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ گدھے کے گوشت کی ترسیل سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے ایک روز قبل فارم ہاؤس پر چھاپہ مار کر 25 من گدھے کا گوشت برآمد کیا تھا، جسے موقع پر ہی تلف کر دیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق گرفتار غیر ملکی کا نام زونگ وی ہے، جو حال ہی میں 90 دن کے ویزے پر پاکستان پہنچا۔ پولیس کے مطابق گوشت کسے اور کہاں فروخت کیا جاتا تھا، اسی والے سے کوئی دستاویزات نہیں مل سکی ہیں۔ گدھوں کو کاٹنے والی جگہ سے سینکڑوں کھالیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ کھالیں گوادر لے جا کر بیرون ملک ایکسپورٹ کی جاتی تھیں۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے شہری یہاں گدھے فروخت کرنے آتے تھے۔ چھاپے کے وقت موقع پر موجود پاکستانی افراد فرار ہو گئے تھے۔ گدھے کاٹنے والی جگہ کا مالک چینی شہری جیانگ لیانگ بیرون ملک ہے۔ لاہور میں میٹرو ٹرین اور الیکٹرک بسوں کا آزمائشی سفر۔ الیکٹرک بسیں خود بخود اپنا راستہ بنا سکتی ہیں۔ اگلے 4 سالوں میں پنجاب کے ہر شہر میں میٹرو ٹرین اور الیکٹرک بسوں کا نظام ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔